इन सभी को। आई होप तुम सब लोग अच्छा कर रहे हो और अपने एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मेहनत भी अच्छे से कर रहे हो। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं भी आप लोगों के लिए एयरफोर्स के फिजिक्स का पहला मॉक फर्स्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फिजिक्स के रिगार्डिंग, जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आई विल ट्राई कि मैं कम से कम आप लोगों को 20 मॉक करवाऊँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको इससे एक बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाले एग्जाम में। और कोई भी डाउट हो, कैसी भी चीज़ आपको अगर पर्सनली पूछना हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम @ayushsaini99 पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। और भी कोई बात हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है मैंने ये वाला। तो हमें बताना है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा क्या है। तो ऑप्शन क्या है, अनइक्वल एंड अपोजिट, अनइवन एंड अपोजिट, इक्वल एंड इक्वल इन डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिखना भूल गया, तीनों के आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वो क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो हमें जस्ट ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा कि न्यूटन के जो थर्ड लॉ उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैंने अपोजिट के आगे इनके आगे डायरेक्शन नहीं लिखा, जैसे इक्वल डायरेक्शन लिखा है ऐसे। इसका क्या जाएगा, ऑप्शन डी। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए अगला देखते हैं। ए कॉपर वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ is cut into two piece of 3 मीटर एंड 7 मीटर each, so which piece has higher resistivity। मतलब एक 10 मीटर का वायर है, उसको मैंने 3 मीटर में और 7 मीटर में काट दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो हिस्सा होगा उसका 3 मीटर या 7 मीटर, कौन सा वाले हिस्से की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या क्या है, 3 मीटर वाले वायर की हाइयर रेजिस्टिविटी होगी, 7 मीटर वाले की, या दोनों की समान, या फिर कोई भी नहीं। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो, ना कि रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, इन सारी चीज़ों पे, जबकि रेजिस्टिविटी है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। और ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का क्या सीन है, ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे देखो, हमने जो हमारा जो वायर है, कॉपर वायर, वो तो सेम ही है, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा है, उसकी लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, वो हमेशा सेम रहेगी एक सेम मटेरियल के लिए। तो कॉपर सेम है, तो इसका मतलब क्या, दोनों जो वायर है उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, इक्वल रहेगी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेली भर्ती में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो भी करवाऊंगा। क्या क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस 5 मीटर, देन टोटल वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अभी क्या बोल रहा है, हमें हमें बोल रहा है कि एक फोर्स लगी है 10 न्यूटन की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या, परपेंडिकुलर, ठीक, और वो कितना मीटर डिस्प्लेस किया है, 5 मीटर डिस्प्लेस उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हमें ये बताइए कि जब 10 न्यूटन की फोर्स लगी परपेंडिकुलर, 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तो उस पर टोटल वर्क डन कितना किया गया। ऑप्शन हमारे पास 50, 500, 50, मतलब ये सारे हमें ऑप्शन है। अब एक चीज़ देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर अपन खोलेंगे देखा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। हमें एंगल भी जरूरी होता है, ये हमें याद रखना। वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे डॉट है, ये इसको ओपन करेंगे तो कोस आ जाएगा। अब एक चीज़ देखना, जो फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस उनके अंदर एंगल क्या, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, तो मतलब एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब हमें एक चीज़ देखनी है, वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 90 डिग्री। और हमें पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और जीरो जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट को क्या बना देगा, जीरो। तो कितना वर्क किया गया उसके ऊपर, उस पर वर्क किया गया 0 जूल, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट दोनों में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज ए। अब हमसे पूछा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ए एम्पेयर, सिर्फ आई। ओके, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बोथ है, नन ऑफ दिस। अब एक चीज़ देखना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसका क्या होता है, मतलब डायरेक्शन वैसे होती है एज इन, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको काउंट किस में किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी में। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स में, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पवन चक्की से विद्युत बनाने के लिए कम से कम वायु की गति कितनी होनी चाहिए? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाइल्ड मिल द मिनिमम विंड स्पीड मस्ट बी। तो अब हमसे पूछा कि अगर जो पवन चक्की जो होती है, जो हमारी पवन चक्की होती है, ठीक है, अब उसको रोटेट करने के लिए, उससे रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए कम से कम हवा की गति कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 15 किलोमीटर पर आवर। ये 12 से 14 आए तो ये भी हो सकता है 12 से 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर 13 माइल पर आवर, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी जो इसके ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर डबल्ड इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड हमें पता है क्या है, इस तरीके से ही होता है, ठीक है। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, ये जो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये इधर ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो भी होता है, लेकिन जो ये सोलेनोइड अगर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर डबल कर दी गई तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नोट एन आई, ठीक। और एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमें एक चीज़ बताइए, एन जब 2n हो जाएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, डबल। ना हाफ ना रिमेन सेम ना नो दिस, क्या आएगा? डबल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा अगर उसकी नंबर ऑफ टर्न डबल कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। हमें क्या पूछा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहली चीज़, मैग्नेटिक दे आर क्लोज कर्व्स। ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ऐसे जाएंगी, ठीक है, सॉरी ऐसे, आउटसाइड वो नॉर्थ से जाते हैं, अंदर से साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है? क्लोज कर्व है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती, तो ये पहली चीज़ तो ठीक है। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं, ये भी ठीक है। दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगला है हायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हायर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी के यहाँ इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसके बारे में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है? ये कि दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ? दे कैन इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स। अब हमें पता है इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स होती है एक फोर्स जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्ट करती है, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। अब हमें बताओ फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। टाइम की क्या है? सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इम्पल्स की जो ऐसा यूनिट वो क्या होगी? न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन अकेला गलत, जूल अकेला गलत, जूल सेकंड गलत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर इट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। सेम ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्केलर वेक्टर के रिगार्डिंग भी, कि मैग कौन सी क्वांटिटी वेक्टर कौन सी स्केलर। मैं सारी वीडियो जल्दी बना दूंगा, और भी बाकी हैं। पहले ये देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, नन। तो बोथ तो कभी भी आ जाए तो ये तो होगा ही नहीं, और कोई क्वांटिटी दिया तो नन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगी, डायरेक्शन हो या ना हो वो डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका क्या फॉर्मूला है? बी डॉट ए, दैट इज बी ए कोस थीटा। और जिसमें भी कोस थीटा आ गया और डॉट वाला जो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा? ए। ट्रांसफॉर्मर इज ए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। ये अभी स्टार एग्जाम जो नवंबर वाला हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसके बेसिस पे, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो सेल्फ इंडक्शन नहीं आएगा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं है। इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रो म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मर जो है जिसमें वो 2 होते हैं, तो वो किस में? म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या है इसमें वो कार्य करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर बेस है? वो है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर स्पेस इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और बोथ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जो इस तरीके से चलती है, लाइक कंप्रेशन, और इस तरीके से रिफ्रैक्ट, जो भी रेयर वगैरह जो भी होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या है? परपेंडिकुलरली क्रस्ट रफ के तौर पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो क्या होती हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब अच्छा 2 क्वेश्चन और बचते हैं।
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहली चीज़ हमें इसके लिए क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? M1L1T-2। ठीक है, अब चार्ज, चार्ज का मैंने बताया था करंट I क्या होता है? Q/T होता है। तो A और T, A और T, ये क्या हो गया? चार्ज का। अब देखो A का प्लस इधर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, T है एक प्लस उधर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायमेंशन क्या होगा? M1L1T-3A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे। और कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन 6 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 9 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल कैपेसिटेंस विल बी। तो मतलब हमें 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं जो कि पैरेलल में जोड़े हुए हैं। अब एक चीज़ याद है ना, जो भी कैपेसिटेंस जब पैरेलल में जोड़े होंगे ना, C1 C2 C3, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस किस तरीके से आती है? C1 + C2 + C3। तो ऑब्वियसली हमें इसको सिर्फ जोड़ना है, 6 5 11 और 9 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 माइक्रोफेराड। ये क्या है? इसका टोटल कैपेसिटेंस आ गया। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगले ये 2 क्वेश्चन आपको करने कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं इनको अगले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी, दोनों को आपको सोल्व करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो भाइयों, ये थी पहली मॉक फिजिक्स के रिगार्डिंग। और कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम @AYUSSAINI99 पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वीडियोस को अच्छे से देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो दैट विल बी मोटिवेटिंग फॉर मी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और टाइमली वीडियो बना पाऊँगा, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके और मेरी भी। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।